Welcome to the class. I'm Amit Kilor. We are doing the Constitution at Work, the NCRT, and we are on the chapter number 8 of the local government. Just to reiterate the older things, अगर आपको यूपीएससी के लिए पॉलिटी पढ़ना है तो इट वुड बी रादर एडवाइजेबल कि पहले ये एनसीईआरटी पढ़ ली जाए और उसके बाद बेसिकली जो स्टैंडर्ड बुक है उसके ऊपर जंप किया जाए। सो इसमें दोस्त टोटल 10 चैप्टर हैं। आई थिंक बस 2 और चैप्टर इसके बाद खत्म है एंड देन विल एक्चुअली स्टार्ट द इंडियन पॉलिटी स्लाइटली इन मच मोर डिटेल्ड फॉर्म। हमारा जो ये एनसीईआरटी है, अगर आपने एनसीईआरटी के पुराने वाले चैप्टर देखे होंगे तो इट जस्ट डिस्कसेस अबाउट द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड देखो 11th क्लास के एनसीईआरटी है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं की जाती है, बट हाँ बस एक इंट्रोडक्शन है। देन द सेकंड चैप्टर बेसिकली डिस्कसेस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स एंड स्टफ, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के साथ साथ एक चैप्टर होने के साथ साथ एक फेडरलिज्म से रिलेटेड डिस्कशन था। टुडे द डिस्कशन इज पर्टेनिंग टू द लोकल गवर्नमेंट्स। जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं दे आर बेसिकली द पार्ट ऑफ द नेशनल और द इंडियन गवर्नमेंट, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। नाउ द गवर्नमेंट, जैसे हमारा जो इंडियन पॉलिटी है वो बेसिकली 2 लेवल्स पर डिवाइडेड है। देर इज अनदर चीफ मिनिस्टर हु इज द पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। ये स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। ये एक फेडरलिज्म का हिस्सा है। दिस इज द पार्ट ऑफ द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिवाइडेड पावर्स। नाउ इसके नीचे ऑन द थर्ड लेवल ऑल्सो देर इज अ थर्ड लेवल ऑल्सो, जिसको लोकल गवर्नमेंट्स कहा जाता है। अगर आप जनरली अंडरस्टैंड भी करते हैं तो जैसे पंचायत और म्यूनसिपैलिटी जो होते हैं, दोज आर पार्ट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। ये तीनों की तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस बनाए गए हैं इन तीनों को डिस्कस करने के लिए। द नेशनल गवर्नमेंट इज डिस्कस्ड इन द पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिकली डिस्कस्ड इन द पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द लोकल गवर्नमेंट इज डिस्कस्ड इन द पार्ट 9th एंड 9th ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ जो ये नेशनल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, दिस वाज फ्रॉम द स्टार्टिंग, जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से है। और जो ये लोकल गवर्नमेंट है, 9th एंड द 9th ए पार्ट, दे वर लेटर एडेड बाय द अमेंडमेंट ऑफ द 73rd एंड द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये पार्ट 9th जो है, यानी कि पंचायत से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो 73rd से ऐड हुआ था, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 9th ए जो है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। अब 11th क्लास के एनसीईआरटी हमारा बहुत कोई ज़्यादा मेजर डिस्कशन नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बताया जा रहा है बच्चों को कि भाई किस प्रकार से हमारे देश में पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज बनी हुई हैं और उनका पर्पस क्या है। तो इस चैप्टर से हमें एक तो स्पेसिफिकली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, ये जो प्रोविजंस हैं 73rd और 74th अमेंडमेंट्स ने, एंड द फंक्शंस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की आखिर ये पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ बेसिकली करती क्या है। नाउ छोटा सा एक एनेक्डोटल एविडेंस के साथ, कुछ एक कहानी के साथ बेसिकली ये एनसीईआरटी स्टार्ट करती है कि जो गीता राठौड़ है वो बेसिकली जमोनिया तालाब ग्राम पंचायत से बिलोंग करती है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। नाउ वो सरपंच बनती है 1995 में एक रिजर्व सीट से, पर ईयर 2000 में विलेज पीपल, उसका दोबारा से इलेक्शन हुआ तो उसको फिर दोबारा से इलेक्शन हो गया, अब की बार नॉन रिजर्व्ड सीट से। वो एक हाउसवाइफ थी, लेकिन अब गीता एक लीडर बन चुकी है। शी हैज़ हार्नेस्ड द एनर्जी ऑफ द पंचायत टू रेनोवेट द वाटर टैंक्स, बिल्ड स्कूल बिल्डिंग, कंस्ट्रक्ट विलेज रोड्स, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट वो लड़ती है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एनकरेज एफोरेस्टेशन एंड द वाटर मैनेजमेंट इन आर विलेज। ये 2004 की एक पंचायती राज की रिपोर्ट थी, उसके अंदर डिस्कशन है। सी इस कहानी का पर्पस क्या है, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कहानी बेसिकली हमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं बताई जा रही है कि हमें कुछ याद करना है। एक तो ये कहानी जो होती है गीता राठौड़ की सीहोर मध्य प्रदेश से, इसको आप एग्जाम्पल के लिए यूज कर सकते हो अगर कभी भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, एंड इफ इट सीम्स रेलिवेंट ओवर देयर। सेकंड, इट इज बेसिकली ट्राइंग टू टेल कि ये काम क्या करता है, मतलब पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस हमारे देश के अंदर बने हुए हैं, वो अगर जो पंचायत होती है, जो सरपंच होते हैं, वो बेसिकली वाटर टैंक्स को रेनोवेट कर सकते हैं, स्कूल बिल्डिंग को बनाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एफॉरेस्टेशन, वाटर मैनेजमेंट जो अपने गांव में की जाती है, दीज आर दी बेसिकली काइंड ऑफ ए वे, मतलब कि बच्चों को बताने का तरीका है कि ये काम करती है हमारी जो पंचायत होती है। नाउ देयर इज अनदर स्टोरी, एक और वुमेन अचीवर की स्टोरी है। शी वाज द सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत ऑफ वेंगई वसाल विलेज इन तमिलनाडु। 1997 में तमिलनाडु ने 2 हेक्टेयर लैंड थी वो 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अलॉट की। अब जो ये लैंड थी ये बेसिकली ग्राम पंचायत के पास थी। ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द हायर अथॉरिटीज, जो कांचीपुरम के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, उन्होंने ग्राम पंचायत के प्रेसिडेंट को ये कहा कि एक रेजोल्यूशन पास कर दीजिए ताकि ये जो लैंड है वो बेसिकली ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाए। इसको सपोर्ट करते हुए एक रेजोल्यूशन पास कर दो। नाउ ग्राम पंचायत ने बेसिकली एक रिट पिटीशन फाइल किया मद्रास हाई कोर्ट में कलेक्टर के एक्शन के अगेंस्ट, और हाई कोर्ट के जो सिंगल जज बेंच थे उन्होंने ये कहा कि नो नीड टू टेक दी पंचायत कंसेंट, कि कलेक्टर को ये वो जमीन को अलॉट करने के लिए पंचायत के कंसेंट की जरूरत नहीं है। पंचायत ने यही जो है वो एक डिवीजन बेंच को, सिंगल, जैसे जब हाई कोर्ट में जाते हैं तो जनरली एक हाई कोर्ट का जज होता है, वो जजमेंट देता है, लेकिन अगर आप उस जजमेंट से अपील, उसकी जजमेंट से बेसिकली खुश ना हो या फिर आपके फेवर में ना हो, तो आप उसको री अपील कर सकते हो डिवीजन बेंच के। डिवीजन बेंच का मतलब होता है जिसमें 2 जजेस बैठते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो डिवीजन बेंच था, उन्होंने सिंगल जज ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और उन्होंने कहा कि
Judges held that the government order amounted to infringement of the powers of the panchayat, but also the violation of the constitutional status of the panchayat. तो दो एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं कि किस प्रकार से एक सरपंच जो है वो अपने गांव में क्या क्या काम करता है। दूसरा भी एक और एग्जाम्पल है जिसके अंदर कोर्ट्स भी इन्वॉल्व है कि जब कलेक्टर कोई बिना कंसेंट लिए पंचायत के कुछ इस प्रकार से ग्राम पंचायत की जमीन को किसी दूसरों को अलॉट करता है तो उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट भी इंपॉर्टेंस देती है कि पंचायत जो होती है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं एंड दे नीड टू बी रिस्पेक्टेड, देयर डिसीजन नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड। और जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जैसे कि आईएएस या आईपीएस होते हैं, बिना उनके कंसेंट के ये अनएनिमस डिसीजंस पास नहीं कर सकते हैं। ये दोनों की दोनों जो स्टोरीज हैं ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है। एक तो स्पेसिफिकली ये दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है जब से हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है 1993 में। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 9th है और पार्ट 9th ए है, ये कब ऐड किया गया था? 1993 में, जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी। पार्ट 9th के अंदर वो प्रोविजंस हैं जो कि पंचायतों से रिलेटेड होते हैं और पार्ट 74th के अंदर वो प्रोविजंस हैं जो कि म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि लोकल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो कि विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। तो सबसे पहले एक देश के लेवल पर इंडिया, इसको नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं। उसके बाद दूसरी स्टेट के लेवल पर यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लेवल पर, और तीसरी होती है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर एंड विलेजेस के लेवल पर। इसको लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। लोकल गवर्नमेंट जो कि लोगों के ज्यादा पास रहे। देखिए हम कितने दिनों में अपने प्राइम मिनिस्टर को मिल सकते हैं? बहुत सारे से लाइक मिलियंस, करोड़ एक्चुअली में, 100, 120, 130 करोड़ लोगों को कभी भी अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। तो फिर हम इस डेमोक्रेसी में रहने का क्या फायदा? वेल द थिंग इज दैट कि लोकल गवर्नमेंट इज द सॉल्यूशन टू दैट। जो लोग डे टू डे लाइफ में और जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के साथ जो पर डे की जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करने के लिए जो गवर्नमेंट होती है, नाउ लोकल गवर्नमेंट बिलीव्स कि जो लोकल नॉलेज और लोकल इंटरेस्ट है वो बेसिकली डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में सबसे ज्यादा एसेंशियल है। एंड स्पेसिफिकली वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पीपल फ्रेंडली तभी हो पाएगा जब लोग अपनी बात को अपने जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं उनके पास डायरेक्टली पहुंचा सके। सो इट इज कन्वीनियंट फॉर द पीपल टू अप्रोच द लोकल गवर्नमेंट फॉर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स बहुत क्विकली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। जैसे कि पहले वाले एग्जाम्पल में गीता राठौड़ का जो एग्जाम्पल था, भाई गांव की अगर रोड बनानी है तो इसके लिए कहाँ पे जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास या फिर चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर के पास? इट वुड रादर बी इजियर टू बेसिकली अप्रोच द सरपंच। गीता राठौड़ की स्टोरी में जो उन्होंने जमोनिया तालाब में जो चेंजेस किए थे उन्होंने अपने प्रोएक्टिव रोल की वजह से किए थे। वेंगे वसाल विलेज के अंदर भी बेसिकली वो अपनी वो लैंड को, जो गांव था वो अपनी लैंड को रिटेन कर पाया था। क्यों? क्योंकि ग्राम पंचायत के जो प्रेसिडेंट थे और मेंबर्स थे उन्होंने बेसिकली गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन लिए। सो लोकल गवर्नमेंट काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है लोकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड दैट इज द पर्पस, इसीलिए ये बनाई भी गई है। डेमोक्रेसी का असली मतलब ये है जब हम एक्चुअल जो ह्यूमन बींग्स, जो इंडिविजुअल्स, जो सिटीजन्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सके गवर्नमेंट के अंदर। नाउ इट इज ऑल्सो अबाउट द अकाउंटेबिलिटी। तो अच्छी लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन कर सकती है। नवगीता राठौड़ की स्टोरी एक वही कमिटेड पार्टिसिपेशन की स्टोरी है। वेंगे वसाल विलेज की जो ग्राम पंचायत है उन्होंने बेसिकली अपने राइट्स के लिए लड़ाई की ताकि बेसिकली गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहे। नाउ लोकल लेवल का जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट का जो लेवल है उसके ऊपर ही कॉमन कॉमन सिटीजन जो होता है वो बेसिकली डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है एंड मोर इंपॉर्टेंटली टू दो स्पेसिफिक थिंग्स जो कि उनकी लाइफ को डे टू डे इंपैक्ट करती है। देखिए नेशनल गवर्नमेंट वो काम करती है जो कि बेसिकली पूरे देश को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन और एक पर्टिकुलर प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के पाथ पे ले जाती है। जैसे सपोज कीजिए कि हमारी डिफेंस में हमें किस प्रकार की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना है, किस प्रकार के नए फाइटर एयरप्लेन्स खरीदने हैं। नाउ दैट थिंग अफेक्ट्स द कंट्री एज अ होल, बट सिटीजन्स की डे टू डे लाइफ में पानी की, रोड की, स्कूल की, हॉस्पिटल की जो ये प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व करती है। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द लोकल गवर्नमेंट एक्चुअली हेल्प्स। नाउ लोकल गवर्नमेंट जो है जनरली अगर फेल हो जाती है तो वो डायरेक्ट इंपैक्ट डालती है हमारे नागरिकों के जीवन के ऊपर। नाउ ग्रोथ ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, एक बार थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं कि हमारे देश में जो लोकल गवर्नमेंट थी वो ग्रो कैसे हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई है स्पेसिफिकली। नाउ वेरी इवन बिफोर द ब्रिटिश रूल हमारे जो देश के जो गांव थे वो सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटीज की तरह एग्जिस्ट किया करते थे, जहां पर सभा बनाई जाती थी, मतलब कि विलेज असेंबलीज। सभा का मतलब यह है कि आज से अगर हम 1000-2000 साल पहले के एंशियंट इंडिया के बारे में बात करें तो जनरली स्पीकिंग एंशियंट इंडिया में जो असेंबलीज हैं यानी कि हर एक गांव एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट की तरह बिहेव करता था। मतलब कि एक गांव है उसी के अंदर एक असेंबली बनेगी एल्डर्स की, जो सभा जिसको कहा जाता है, और अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव डिसीजन, कोई भी जस्टिस का डिसीजन जो था वो उसी सभा के द्वारा लिया जाता था। नाउ इन द कोर्स ऑफ द टाइम ये जो विलेज सभाएं थी ये बेसिकली पंचायत का रूप ले गई, और ये जो पंचायत थी ये बेसिकली गांव के लेवल पर अपने सारे के सारे इशू सॉल्व किया करते थे। मॉडर्न टाइम्स में अगर हम बात करें तो जो ये लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था इट स्टार्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल।
एंड जेनेसिस के लिए बात करें तो जो इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं दे वर क्रिएटेड आफ्टर 1882। इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का मतलब जैसे पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज, जो ये लोकल गवर्नमेंट की बॉडीज लेकिन उनमें इलेक्शन होना। नाउ 1882 में लॉर्ड रिपन देश का वाइसरॉय था और उन्होंने बेसिकली ये पहला इनिशिएटिव लिया था कि देश के अंदर इस प्रकार की बॉडीज हों लोकल गवर्नमेंट के लिए, स्पेसिफिकली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट्स हों जिसके अंदर इलेक्टेड इंडिविजुअल्स हों उसी शहर के। नाउ दीज वर कॉल्ड एज द लोकल बोर्ड्स, लेकिन ड्यू टू द स्लो प्रोग्रेस इन दिस रिगार्ड जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते थे कि और नेसेसरी स्टेप्स लीजिए और जो ये लोकल बॉडीज हैं इनको थोड़ा सा और स्ट्रांग कीजिए। फॉलोइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, village panchayats were also established in the number of provinces, and this trend continued after the government of India Act 1935 also। ये छोटा सा जो पैराग्राफ है इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ब्रिटिशर्स के समय में किस प्रकार से डेवलपमेंट हुई लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की। नाउ सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि लॉर्ड रिपन जो था 1882 में ये लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को बनाने के लिए और उनके अंदर इलेक्शन करवाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स और कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए थे। तभी कभी कभी लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है। देन ड्यू टू द राइजिंग नेशनल मूवमेंट देयर वाज कंसिस्टेंट प्रेशर ऑन द ब्रिटिशर्स टू बेसिकली इंट्रोड्यूस सच मेजर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भी बनाया गया था जिससे बड़े सारे से प्रोविंसेस में पंचायत बनाई जाने लगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर भी लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस थे। नाउ ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट महात्मा गांधी जी जो कि बेसिकली उस समय इंडियन नेशनल मूवमेंट के लीडर थे, उन्होंने स्ट्रांगली कहा था कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू हिज आइडिया एंड हिज पॉलिटिकल फिलॉसफी जो ये विलेज पंचायत्स हैं दोज वर द मीन्स ऑफ द इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। जितने भी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं उसमें लोकल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए अगर उनको सक्सेसफुल करना है। तो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग और एक प्रकार से इंडियन नेशनल मूवमेंट की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग भी पंचायत बेसिकली एक तरीका थी जिससे जो पावर है वो जो डिसेंट्रलाइज होगी और लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी में एक्चुअली में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ना हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी वो स्पेसिफिकली एक प्रकार से वो जो गवर्नर जनरल है ब्रिटेन का और जो गवर्नर जो पार्लियामेंट है ब्रिटेन का उनके हाथों में जो पावर की कॉन्सेंट्रेशन थी उससे उसके रिवोल्ट में उसके रिबिलियन में एक प्रकार से जन्म लिया था। तो हमारे जितने भी लीडर्स थे इंडिपेंडेंस सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी नहीं थी, रादर ये भी एश्योर करना था कि जो डिसीजन मेकिंग है जो एग्जीक्यूटिव पावर है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो भी डिसेंट्रलाइज करके लोगों तक पहुंचेगी। दिस इज द फिलॉसफी वाई वी गिव इंपॉर्टेंस टू द लोकल गवर्नमेंट इन द कंट्री। एक तो स्पेसिफिकली कि हमने 200 साल का जो ब्रिटिश रूल सहा था उसके अंदर सेंट्रलाइजेशन थी पावर की। ऑल ऑफ द पावर और द डिसीजंस ऑफ द कंट्री वाज बेसिकली बीइंग मेड बाय अ सिंगल ब्रिटिश ऑफिसर, जनरली द गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय। सो जब इंडियन नेशनल मूवमेंट बनी, जब इंडियन नेशनल मूवमेंट राइज होने लगी तो उसका एक इंपॉर्टेंट थ्रेड एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये था कि एक तो पावर की डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, दोनों प्रकार की, इकोनॉमिक पावर को भी डिसेंट्रलाइज करो और पॉलिटिकल पावर को भी डिसेंट्रलाइज करो। ये आइडिया था, ये दिस आइडिया ग्रू मोर पावरफुल व्हेन इट वाज सपोर्टेड बाय द महात्मा गांधी इन द सेंस कि वो ग्राम पंचायत के ऊपर बिलीव करते थे कि जो स्वराज है, जो ट्रू सेल्फ रूल है वो तभी आएगा जब लोगों गांव के जो लोग होंगे उनको उनके जीवन को डिसाइड करने की शक्ति और जो डिसीजन मेकिंग पावर है उनको दी जाएगी। नाउ जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ तो ये जो लोकल गवर्नमेंट का जो टॉपिक था दिस वाज असाइंड टू द स्टेट्स, विच बेसिकली मीन्स कि शेड्यूल 7 के अंदर जो 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट और जो स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट, तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, लोकल गवर्नमेंट। नाउ इट वाज आल्सो मेंशन्ड एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डीपीएसपी के अंदर भी एक मेंशन्ड है कि भाई स्टेट को कोशिश करनी चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट करे। नाउ बीइंग अ पार्ट ऑफ द डीपीएसपी दिस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉन जस्टिशिएबल एंड प्राइमरली एडवाइजरी इन द नेचर। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 चीजें हैं जो कि नॉन जस्टिशिएबल है। द फर्स्ट वन इज द प्रीएम्बल, द सेकंड वन इज द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द थर्ड एंड द इंपॉर्टेंट वन इज द डीपीएसपीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। उसके अंदर ये जरूर लिखा हुआ है कि स्टेट को प्रमोट करना चाहिए, गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट्स को, स्टेट को पॉलिसीज बनानी चाहिए लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए, बट क्योंकि ये नॉन जस्टिशिएबल था तो ये बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, अगर लोकल गवर्नमेंट इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर नेशनल मूवमेंट का भी पार्ट थी, पंचायतों के ऊपर महात्मा गांधी जी का भी सपोर्ट था, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिली एडिक्वेट? द फर्स्ट वन, इसका रीजन ये था कि एट दैट टाइम क्योंकि हमारा देश जो था एक विभाजन से गुजर रहा था, पार्टीशन से गुजर रहा था, तो जनरली उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कोशिश बनाया गया था कि यूनिटरी यानी कि एक सिंगल पावर के पास हो। सो डिस्पाइट the focus on the decentralization of the national movement, the constitution ended up becoming unitary, क्योंकि उस समय का जो political space था या जो political environment था
उस समय क्योंकि पार्टीशन हुआ था तो ज़्यादा नेसेसरी थी यूनिटी की रादर देन डेमोक्रेसी की। सो नेहरू हिमसेल्फ लुक्ड अपॉन एक्सट्रीम लोकलिज्म एज अ थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी थे, जो कि मानते थे कि गांवों में जो फैक्शन और जो कास्ट रिडन नेचर है ग्रामीण सोसाइटी की, उसकी वजह से जो ये लोकल गवर्नमेंट है इसका एक्चुअल पर्पस सॉल्व नहीं होगा। सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम and the architect of the Indian Constitution at that time were somehow or the other slightly against the local government. दोनों के अपने अपने रीजंस थे। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू was thinking कि at this time the country has went through the partition, so it might actually not be the good idea अगर हम पावर को बेसिकली डिसइंटीग्रेट कर देंगे और डिसेंट्रलाइज कर देंगे। सेकंड, बी आर अम्बेडकर हु वाज एन एंटी कास्ट एक्टिविस्ट, वो ये मानते थे कि क्योंकि ग्रामीण सोसाइटी अभी इतनी डेवलप नहीं है और वहाँ के अंदर जो वो कास्ट रिडन नेचर है रूरल सोसाइटी की, दिस वुड एक्चुअली लीड टू दी डिसएडवांटेजेस इन द रूरल गवर्नमेंट। सो लेकिन किसी ने भी पीपल्स पार्टिसिपेशन को डिनाई नहीं किया था। तो बड़े सारे से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे जो चाहते थे कि विलेज पंचायत है वो बेसिकली डेमोक्रेसी का आधार बननी चाहिए। बट यस, जो फैक्शनलिज्म था, जो सोशल इविल्स थे, जो कास्टिज्म था गांवों में, वो जो था वो भी बेसिकली उस समय एक रियलिटी थी, तो उसकी भी बेसिकली सबको चिंता थी। ना द क्वेश्चन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इनवेरिएबली द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन दोनों के जो थॉट थे वो बेसिकली ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहे। सो एट दैट टाइम जो लोकल गवर्नमेंट्स थी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला, दे वर जस्ट एडेड इनटू द डीपीएसपीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। नाउ हमारा चैप्टर है ये डिटेल में नहीं बता रहा है, लेकिन 1950s के बाद भी लोकल गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नमेंट ने काम करना स्टार्ट कर दिया था, नॉट हैविंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, बट उनको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया था। पर आफ्टर 1990s थोड़ा सा बदलाव आया जब कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd और 74th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए। सी, सबसे पहले गवर्नमेंट ने 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया। व्हाट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम जो कि 1952 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसका एज द नेम सजेस्ट द पर्पस वाज कम्युनिटी डेवलपमेंट। ऐसे प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करना जो कि कम्युनिटी की तरफ से आए हों, तो लोगों की जो पीपल पार्टिसिपेशन हो लोकल डेवलपमेंट में, उनको किसी प्रकार से इन्वॉल्व किया जाए। तो किसी गांव में स्कूल बनाना, किसी गांव में रोड बनानी है, उसको एक गाँवों के लोगों के साथ डिस्कशन करके, उनके लीडर्स के साथ डिस्कस करके, उनसे कंसेंट लेके उसके बाद किया जाएगा। सो दैट वाज द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ साथ बड़े सारे से जो स्टेट्स थे, जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन्होंने एक अपनी तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था बट इन्होंने अपनी स्टेट्स ने अपनी खुद की तरफ से एक इलेक्टेड लोकल बॉडीज का सिस्टम अडॉप्ट कर लिया 1960s के अराउंड, राइट? तो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम वाज रेकमेंडेड फॉर द रूरल एरियाज। कमिटीज बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा स्टडी करने के लिए लोकल गवर्नमेंट को, एंड दे सजेस्टेड कि एक 3 टियर सिस्टम बनाओ। सबसे ग्राम विलेज के लेवल पर एक पंचायत होगी, फिर उसके बाद एक इंटरमीडिएट लेवल पर एक पंचायत होगी, और उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर भी एक पंचायत होगी। एंड दीज 3 बॉडीज, ये जो 3 टियर स्ट्रक्चर है, 3 लेवल हो जाएंगे इसके गवर्नमेंट के, ये सब मिलके बेसिकली उस लोकल रीजन्स को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, या फिर जो उनके जो भी लोकल इश्यूज होंगे, लोकल विलेजर्स के जो भी इश्यूज होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ ये जो कमिटीज के द्वारा रिपोर्ट आई थी, इनको बड़ी सारी सी स्टेट्स ने अडॉप्ट कर लिया। वन ऑफ द एग्जांपल इज महाराष्ट्र है, गुजरात है, उन्होंने इस प्रकार का 3 टियर सिस्टम अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया गया। बस प्रॉब्लम ये रही कि क्योंकि इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, तो इनके पास पावर्स और फंक्शंस नहीं थे लोकल डेवलपमेंट को लुक आफ्टर करने के लिए। दे वर जनरली डिपेंडेंट ऑन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। और बड़ी सारी सी स्टेट्स, ये क्योंकि थोड़ा सा हैप हैजर्ड था, किसी स्टेट ने कर लिया, किसी स्टेट ने नहीं कर लिया, कुछ स्टेट्स ने बेसिकली स्टार्ट ही नहीं की थी ये इलेक्टेड लोकल बॉडीज। और जिन जिन स्टेट्स में एक बार स्टार्ट भी की गई, उनकी इंप्लीमेंटेशन अच्छी नहीं हुई थी, तो ये जो लोकल बॉडीज बनती थी उनको बेसिकली किसी भी समय डिसॉल्व कर दिया जाता था। ये जो लोकल गवर्नमेंट थी, जनरली जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे वही हैंडल किया करते थे। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे, और कई जगहों पर ये जो इलेक्शंस थे रेगुलरली पोस्टपोन भी होते रहते थे। द क्वेश्चन इज दिस कि 1960s के बाद देर वर सम स्टेट्स ऑफ द कंट्री जिन्होंने ये लोकल बॉडीज का सिस्टम इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ लॉज भी बनाए, उनको स्टैट्यूटरी स्टेटस भी मिला, और उन्होंने वो 3 टियर स्ट्रक्चर अपनाने की कोशिश की। बट उसके बावजूद भी उसके अंदर बहुत सारी कमियां थी कि लोकल गवर्नमेंट्स बनी थी लेकिन उनको कोई पावर नहीं क्या नाम है, डिलीनिएट या गिव की गई थी। उनको साथ जब उनके इलेक्शंस होते थे वो इनडायरेक्ट हुआ करते थे, कई जगहों पर वो इलेक्शंस रेगुलरली पोस्टपोन हो जाया करते थे। अगर कुछ लोकल गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाती थी तो उनको डिसॉल्व कर दिया जाता था, तो और ज़्यादातर टाइम जो काम था वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा किया जाता था। मतलब कि पोस्ट इंडिपेंडेंस टिल 1990s जो लोकल बॉडीज थी, उनकी इंप्लीमेंटेशन और उनकी प्रोग्रेस थी वो बेसिकली सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। हाँ, आफ्टर 1987
एक इंपॉर्टेंट कमेटी है पीके थंगन कमेटी। पीके थंगन कमेटी बनाई गई थी जो कि लोकल गवर्नमेंट्स को स्टडी करने के लिए थी। पीके थंगन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज कीजिए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को, जिसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कीजिए ताकि लोकल गवर्नमेंट हर एक स्टेट में बने, पीरियोडिक उसके अंदर इलेक्शंस हो, और उनके क्या फंक्शंस होंगे और क्या उनके पास फाइनेंसेस होंगे, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दीजिए। दैट इज द ओनली करेक्ट वे एंड दैट इज ओनली द सेटिस्फैक्टरी वे टू बेसिकली प्रमोट द लोकल बॉडीज। हेंस 1989 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस की। ये अमेंडमेंट का पर्पस ये था कि लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा और पूरे के पूरे देश में एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा और एक यूनिफॉर्म फंक्शनिंग कर दी जाएगी। ये जो 1989 वाले जो लॉज थे ये पास नहीं किए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उस समय नहीं हुई। फाइनली 1992 में इट वॉज बेसिकली पास्ड इन दी इंडियन पार्लियामेंट। एक 73rd और एक 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू दी पंचायती राज, तो इसलिए इसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। और 74th अमेंडमेंट जो है ये प्रोविजंस बनाती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, नगर पालिका, या फिर आप इसको म्यूनसिपैलिटी के नाम से भी जानते हैं, म्यूनसिपैलिटीज। ये पास तो 1992 में हुई थी बट दे केम ऑन द फोर्स ऑन दी 1993। एग्जैक्ट डेट वैसे आपके लिए जरूरी नहीं है बट 24th ऑफ द अप्रैल से बेसिकली स्टार्ट हो गया था। करते क्या है ये स्पेसिफिकली, एक बार कॉन्स्टिट्यूशन जब अमेंड हो गया तो स्टेट्स को अपने अपने लॉ बनाने पड़े लोकल बॉडीज को, और जो कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होने पड़े। उनको एक साल का समय मिला था 1993 से कि जितने भी नेसेसरी चेंजेस हैं स्टेट लॉज में वो बना दीजिए। नाउ 73rd अमेंडमेंट एक्चुअली में है क्या? 73rd अमेंडमेंट सिंपल ये कहता है कि हर एक राज्य में एवरी स्टेट शैल हैव ए 3 tier पंचायती राज स्ट्रक्चर। तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके लिए पंचायत बनेगी, और जो अर्बन क्षेत्र हैं, जो शहरी क्षेत्र हैं, उनके लिए म्यूनसिपैलिटी बनेगी। तो जो ये ग्रामीण क्षेत्र है इसमें 3 tier स्ट्रक्चर होता है। एक गांव के लेवल पर पंचायत बनाई जाती है, फिर बड़े सारे से गांवों को मिला के एक इंटरमीडिएट पंचायत होती है, और फिर सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है। तो 3 लेवल होते हैं इन पंचायतों के। तो ऑल स्टेट्स हैव दिस यूनिफॉर्म 3 tier पंचायती राज स्ट्रक्चर। सबसे बेस पे है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत मतलब कि एक गांव की पंचायत, और अगर बहुत ज्यादा छोटा गांव है तो 2-3 मल्टीपल गांवों को मिला के भी बेसिकली उन सबकी मिलके एक ग्राम पंचायत बन जा सकती है। ए पंचायत कवर्स वन विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज। उसके बाद बड़े सारे से जो मल्टीपल ग्रुप्स को, मल्टीपल गांवों को ऐड करके एक इंटरमीडिएरी, एक बीच के लेवल पर बनती है मंडल पंचायत, या फिर ब्लॉक पंचायत, या फिर तालुका पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत। क्योंकि अलग अलग स्टेट्स बेसिकली अलग अलग नाम और अलग अलग लैंग्वेज यूज करती है, तो कहीं पर इसको मंडल पंचायत कहते हैं, कहीं पर ब्लॉक पंचायत, कहीं पर तालुका पंचायत। तो जो ये इंटरमीडिएरी लेवल बॉडी है ये स्पेसिफिकली बनती है हर जगह पे, छोटी स्टेट्स में नहीं बनती है। जैसे महाराष्ट्र या राजस्थान यहाँ पर होगी, जैसे, लेकिन सिक्किम क्योंकि काफी छोटी स्टेट है, पॉपुलेशन कम है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं होती है। और सबसे ऊपर इस दी जिला पंचायत, जो कि पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको कवर करती है। तो ये जो अमेंडमेंट थी, दिस मेड अ प्रोविजन ऑफ द मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा का मतलब है जिसमें सारे के सारे एडल्ट मेंबर्स आते हैं पंचायत एरिया में, और वो क्या रोल करेगी उसका काम होता है स्टेट इलेक्शन का। सो जस्ट टू एलोबरेट, सबसे नीचे गांव के जो भी एलिजिबल वोटर होते हैं दे आर कॉल्ड एज दी ग्राम सभा। ठीक है, इसके पास क्या पावर होगी क्या नहीं होगी ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर ये सभा वाले मिलके एक पंचायत इलेक्ट करते हैं। दे विल इलेक्ट वन पंचायत गांव के लेवल पर, और अगर छोटे गांव है तो मल्टीपल आजू बाजू के 3-4 गांव और ऐड हो सकते हैं, और मिलके 5-6 गांवों की एक पंचायत बन सकती है। देन उसके बाद एक ब्लॉक पंचायत, या फिर मंडल पंचायत, या फिर तालुका पंचायत, या फिर इंटरमीडिएरी पंचायत। ऑल दीज नेम्स बेसिकली रिप्रेजेंट्स द सेम थिंग, जो कि एक पूरे के पूरे ब्लॉक के अंदर जितने भी गांव होते हैं। एंड देन इसके बाद पूरे के पूरे जिला की, पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिला पंचायत। दिस इज दी 3 tier स्ट्रक्चर जो कि बेसिकली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने बनाया। राइट, ये बन गया। नाउ द थिंग इज दिस, ये जो सेकंड वाला लेवल है, जनरली जो छोटी स्टेट्स होती हैं जैसे कि सिक्किम हो गया, या फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होगी, वहां पर इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ पंचायत और जिला पंचायत होती है। सेकंड, ये जो ग्राम सभा है इसके पास क्या पावर होंगी, दिस इज बेसिकली डिसाइडेड बाय द स्टेट। तो जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई है, कुछ चीजें कंपलसरी हैं जो कि बेसिकली सबको करनी है, और कुछ चीजें वॉलंटरी हैं जो कि बेसिकली स्टेट अपनी मर्जी से जो जो पावर्स देना चाहता है, जो जो लॉ देना चाहता है। रीजन बीइंग क्यों? क्योंकि जैसा कि आपने पढ़ा लोकल गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली एक प्रकार से स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट का
टॉपिक होता है। नाउ ऑल द थ्री लेवल्स ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। तो यहाँ पर भी लोग वोट करते हैं, इस पर भी, इसके ऊपर भी। हर एक पंचायत जो है ये 5 साल के लिए बनती है। एंड इफ द स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व्स बिफोर द एंड ऑफ द 5 टर्म, फ्रेश इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन द 6 मंथ्स। तो पंचायत को जब डिसॉल्व करते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से इलेक्शन किए जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ताकि जो इलेक्टेड लोकल बॉडीज है कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट करती रहें। कभी कभी ये जो 73rd अमेंडमेंट से पहले पहले जो थे इनडायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट, ये जो इलेक्शंस होते थे इनडायरेक्टली होते थे और कोई प्रोविजन नहीं था अगर उनको डिसॉल्व कर देते थे। सेकंड मोर इंपॉर्टेंट वाली बात है रिजर्वेशन। नाउ जो लोकसभा के इलेक्शन है सबसे ऊपर इंडिया के लिए, और जो विधानसभा के इलेक्शन है उसके अंदर किसी प्रकार की भी रिजर्वेशन नहीं थी 2023 से पहले। लेकिन जब 1993 में पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के जब प्रोविजंस बनाए गए तो उसमें 1/3 यानी कि 33% जो सीटें हैं वो सारे के सारे पंचायती इंस्टीट्यूशंस में विमेन के लिए रिजर्व की गई। सेकंड, जिस एरिया में, जैसे कि जिस गांव में पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं उस गांव में जितनी शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन है और जितनी शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन है उसी के बेसिस पे, उसी प्रोपोर्शन में उनको रिजर्वेशन मिलती है। और अगर चाहें तो स्टेट्स जो हैं वो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो रिमेंबर दिस इज वेरी केयरफुली कि 1/3 रिजर्वेशन जो है विमेन के लिए ये कंपलसरी है और ये हर एक पंचायत के अंदर होती है। तो पूरे के पूरे देश में कम से कम 30 से 35 लाख के करीब जो पंचायती राज के और म्यूनिसिपैलिटीज के लोकल मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है उसमें से 1/3 जो है विमेन के लिए होते हैं। जो एससी और एसटी की रिजर्वेशन है वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में होती है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो ये दोनों तो हो गए कंपलसरी, ये दोनों तो करने ही करने हैं, इसमें तो कोई डिबेट नहीं है। दिस इज गिवन इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। देन ओबीसी। ओबीसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है लेकिन अगर चाहें तो स्टेट अपने लॉज बना सकती है, स्टेट लॉज बना के उसको रिजर्वेशन दे सकती है डिपेंडिंग ऑन देयर ओन रिक्वायरमेंट। नाउ दीज रिजर्वेशन अप्लाई नॉट मियरली टू ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑल्सो बट टू द चेयरपर्सन, यानी कि जो अध्यक्ष होते हैं तीनों के तीनों लेवल पर। सेकंड, जो रिजर्वेशन है 1/3 ऑफ द वुमेन इज नॉट मियरली इन द जनरल कैटेगरी विद इन द सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड द बैकवर्ड कास्ट, उसमें भी 1/3 वुमेन होती हैं। इसका मतलब सीट में भी रिजर्व साइमल्टेनियसली फॉर अ वुमेन कैंडिडेट एंड द वन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट और द शेड्यूल्ड ट्राइब। तो एक सरपंच दलित वुमेन और एक आदिवासी वुमेन भी हो सकती हैं कंबाइन करके। ट्रांसफर ऑफ द सब्जेक्ट। अब देखो, जैसे कि आपने शेड्यूल 7 जो फेडरलिज्म का चैप्टर था, आपने जो शेड्यूल 7 अगर पढ़ा तो शेड्यूल 7 के अंदर एक यूनियन लिस्ट है और एक स्टेट लिस्ट है जिसका सिंपल सा पर्पस ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स किस पे काम करेंगी और यूनियन गवर्नमेंट किस पे काम करेंगी। एंड देन देयर इज समथिंग कॉमन जो कि कंकरेंट लिस्ट होती है। द क्वेश्चन इज दैट कि अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे तो वी ऑल्सो हैव टू फिगर आउट कि पंचायती राज क्या काम किया करेगी, राइट? दैट इज इट। नाउ उसके लिए 29 सब्जेक्ट्स जो कि पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करते थे, दे वर आइडेंटिफाइड एंड लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब्जेक्ट्स जो थे ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को देने थे ताकि पंचायती राज इन 29 टॉपिक के ऊपर काम करे जो कि डेवलपमेंट और वेलफेयर फंक्शन से रिलेटेड है। नाउ एक्चुअल ट्रांसफर स्टेट लेजिस्लेशन पे डिपेंड करता है। हर एक स्टेट के ऊपर चॉइस है कि वो कितने सब्जेक्ट्स को किस प्रकार से लोकल बॉडीज के ऊपर ट्रांसफर करना चाहती है। तो जस्ट टू रिआइट्रेट, दे देखिए सम सब्जेक्ट्स लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल। यहाँ पे 73rd अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 11th शेड्यूल को ऐड किया एंड 74th अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12th शेड्यूल को ऐड किया। ठीक है, 11th शेड्यूल के अंदर 29 टॉपिक्स हैं, 12th शेड्यूल के अंदर 18 टॉपिक हैं। नाउ जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में जो डिस्टिंक्शन है दैट इज पार्ट ऑफ द फेडरलिज्म। ये जो यूनियन और स्टेट का है वो फॉलो करना नेसेसरी है, कंपलसरी है, उसको कहते हैं फेडरलिज्म। दैट इज पार्ट ऑफ द फेडरलिज्म। हावेवर जो सब्जेक्ट 11th शेड्यूल में है ये कंपलसरी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट। हर एक स्टेट के अंदर पंचायत बनेगी तो उस स्टेट की क्या नाम है, स्टेट अपना लॉ बना सकता है कि इसमें से इन कामों के ऊपर जो पंचायतें हैं वो कितना काम करेंगी। जैसे कि एग्रीकल्चर, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, लाइब्रेरीज, मार्केट्स और फेयर, जो लोकल मेले लगते हैं, फैमिली वेलफेयर, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर। तो जो ये टोटल 29 टॉपिक्स हैं इसके ऊपर विलेज पंचायत की कितनी पावर होगी, क्या उनके फंक्शंस होंगे, दैट इज डिसाइडेड बाय द स्टेट। नॉट बिकॉज कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे तो ऐसा नहीं कि कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिए गए हैं, रादर स्टेट विल मेक द लॉज कि उनके पास क्या पावर जाएगी। सो ये तो स्पेसिफिकली दिस इज कॉल्ड एज द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कहां कहां पर लागू होता है? देश के सारे रूरल एरियाज पे। लेकिन एक जगह पर ये जो पूरे के पूरे प्रोविजंस हैं दे डू नॉट अप्लाई।
कहाँ पर? दे आर इनहेबिटेड बाय द आदिवासी पॉपुलेशंस इन द मैनी स्टेट ऑफ इंडिया। तो हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनको कहते हैं शेड्यूल्ड एरियाज। शेड्यूल्ड एरियाज। द 73rd अमेंडमेंट डज नॉट अप्लाई देयर। यानी ये कोई ऐसा गांव होता है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा मेजॉरिटी में है, तो वहां पर ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए जाते हैं ना। उसके लिए क्या किया गया, 1996 में एक सेपरेट अलग से लॉ बनाया गया, एक डिफरेंट लॉ जो कि एक्सटेंड करता है उन प्रोविजंस को पंचायती सिस्टम टू द एरिया। दिस इज कॉल्ड एज द पेसा। अगर इसका नाम देखोगे तो बहुत सिंपल सा है, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। तो जो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाए थे, इनकी एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज। तो जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने पीआरआईज बनाई, तो ये शेड्यूल्ड एरियाज पे इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। और अभी भी अगर आपसे कोई पूछे 73rd अमेंडमेंट क्या शेड्यूल्ड एरियाज पर लगती है, नहीं, वहां पर अप्लाई नहीं होती है। वहां पर एक सेपरेट लॉ अप्लाई होता है विच इज कॉल्ड एज द पेसा एक्ट ऑफ द 1996। यहां पर इसका सिंपल रीजन था कि जो आदिवासी कम्युनिटीज होती हैं उनके कुछ ट्रेडिशनल कस्टम होते हैं कॉमन रिसोर्सेज को, फॉरेस्ट को, वाटर रिजर्वायर को मेंटेन करने के लिए। तो जो ये नया पेसा एक्ट बनाया गया था, ये उन कम्युनिटीज के जो राइट्स हैं और उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने का जो तरीका जो उनको एक्सेप्टेबल हो उनके लिए बनाया गया था। जनरली स्पीकिंग जो पेसा एक्ट है और जो पीआरआई है, एक तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वर्सेस दी पेसा एक्ट, इसमें दो जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में ग्राम सभा इज मोर और लेस असेंबली ऑफ द पीपल। जो गांव के जो लोग हैं 18 साल से ऊपर के, उनकी असेंबली होती है। वेरेज जो पेसा की जो ग्राम सभा होती है, यानी कि जो शेड्यूल्ड एरियाज में जो ट्राइबल एरियाज की जो ग्राम सभा होती है, दे हैव मोर पावर। ये सबसे मेन रीजन है, मोर पावर आर गिवन टू द ग्राम सभा। एन इलेक्टेड पंचायत हैव टू गेट द कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा इन मोस्ट ऑफ द रिस्पेक्ट्स। आइडिया बिहाइंड दिस एक्ट इज दैट कि लोकल ट्रेडिशन जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट के, दे शैल बी प्रोटेक्टेड। ये सिंपल प्रोसेस था। अच्छा, अब जो ये पंचायत बनाए गए हैं, इनको इलेक्शन कौन कराता है? इनके इलेक्शन के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाया गया है। सो व्हेन इट कम्स टू द लोकसभा, इसका इलेक्शन कराएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। व्हेन इट कम्स टू राज्यसभा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पर जो स्टेट इलेक्शंस हैं, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर के जो इलेक्शंस होते हैं, यानी कि विधानसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, उनका इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। सो दो क्या नाम है, डिफरेंस नहीं है। जैसे नेशनल गवर्नमेंट तो प्राइम मिनिस्टर की और स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर की, तो नेशनल इलेक्शन करवाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्या स्टेट इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट कराएगा? नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारे इलेक्शन कराता है, सारे के सारे राज्यों के सारे यूनियन टेरिटरीज के सारे प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, विधान परिषद के। ऑल ऑफ द इलेक्शंस आर बेसिकली कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हर एक राज्य में एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी बना हुआ है। तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाती है जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शन करवाता है। ये म्युनिसिपैलिटीज के भी करवाते हैं और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के। अर्लियर जो ये इलेक्शन थे, ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कराता था, लेकिन अब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एक अलग से बना है जो कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जस्ट लाइक द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया। ठीक है, बट याद रखना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन में कोई रिलेशन नहीं होता। तो जो स्टेट का कमीशन है उसका कोई सबऑर्डिनेट रिलेशन नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑफिसर एंड इट इज नॉट लिंक टू एंड नॉर इज दिस ऑफिसर अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सिमिलरली पूरे के पूरे देश का एक फाइनेंस कमीशन भी होता है, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज द यूनियन फाइनेंस कमीशन और नेशनल फाइनेंस कमीशन। इसी प्रकार से जो ये, अच्छा, ये जो हमारे देश का फाइनेंस कमीशन होता है, इसका पर्पस होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बीच में फाइनेंसेस, उसके बीच में पैसे को किस प्रकार से, किस प्रिंसिपल के बेसिस पे डिवाइड किया जाए। इसी प्रकार से 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया है। ये भी हर 5 साल में बनता है। इस कमीशन का पर्पस ये होता है कि ये जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, यानी कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को एग्जामिन करे और उसके बाद सजेस्ट करे कि स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में रेवेन्यूज को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, राइट, क्योंकि पैसा भी तो आना जरूरी है। देन इसके साथ ही सिमिलर है 74th अमेंडमेंट, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बस 73rd था गांवों के लिए, विलेजेस, रूरल के लिए, और 74th है अर्बन एरियाज के लिए। दैट इज द ओनली रीजन अबाउट इट। 74th अमेंडमेंट डील्स विद द नगर पालिकास। अब सवाल सबसे पहले क्या होता है कि अर्बन एरिया होता क्या है? कुछ अर्बन एरिया तो हमें बिल्कुल समझ में आ जाता है, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, है ना, पुणे हो गया, बेंगलोर हो गया। बट स्पेसिफिकली दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द अर्बन एरिया।
अर्बन एरिया उसको कहा जाता है जिसकी मिनिमम पॉपुलेशन 5,000 हो, यानी उस एरिया में रहने वाले 5,000 से ज्यादा हो संख्या। दूसरा, कम से कम, ये सारी कंडीशंस मीट होनी चाहिए, एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन शुड बी एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो जब ये तीन कंडीशंस, इट्स अ गुड प्रीलिम्स क्वेश्चन, मीट हो जाती है तो इसको कहते हैं अर्बन एरिया। दैट इज हाउ वी नो कि ये शहर है और ये गांव है। तो इसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है, मतलब कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स यूज करेंगे अपनी किताबों में, कि भाई पूरे के पूरे राज्य में कौन कौन सा एरिया है जिसको शहरी एरिया कहा जाए, कौन कौन सा एरिया जिसको ग्रामीण एरिया कहा जाए। सो दिस इज एग्जैक्टली दी डेफिनेशन। और इस डेफिनेशन के बेसिस पे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 31% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरियाज। जनरली स्पीकिंग, जो ये 74th अमेंडमेंट है वो 73rd अमेंडमेंट की तरह ही है, बस सिर्फ इतना फर्क है कि वो अर्बन एरियाज पे है। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शंस, रिजर्वेशंस, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट, इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये सेम टू सेम है बिल्कुल, उसके ऊपर नगर पालिका के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। इन्होंने बस बेसिकली एक 12th शेड्यूल बना दिया है नगर पालिकाओं के लिए, जिसके अंदर 18 सब्जेक्ट्स हैं। वो भी अगेन स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना काम उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देना है, कितना नहीं देना है, 12th शेड्यूल वाला। तो जब ये 1993 में लॉ पास कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर दी गई, तो उसके बाद सारी की सारी स्टेट्स ने अपने अपने स्टेट के अंदर एक लेजिस्लेशन, एक लॉ बनाया ताकि इन प्रोविजन को इंप्लीमेंट कर सके। ड्यूरिंग दी 10 ईयर्स सारी की सारी स्टेट्स ने कम से कम 2 इलेक्शन करवा दिए हैं, राइट। मतलब कि 1993 में स्टार्ट हुआ तो 10 साल के अंदर 2 इलेक्शन तो वैसे ही बनते थे ऑटोमेटिकली। टुडे देर आर मोर देन 600 जिला पंचायत, 6,000 ब्लॉक इंटरमीडिएट पंचायत हैं, और कम से कम नहीं तो 2.5 लाख ग्राम पंचायत है रूरल इंडिया में। और ये हमारी एनसीईआरटी कम से कम 6-7 साल पुरानी है, तो ये नंबर बेसिकली बढ़ ही गया होगा। सो दिस इज दी 600 जिला पंचायत, और उसके नीचे 6,000 के करीब ब्लॉक पंचायत, और उसके नीचे कम से कम नहीं तो 2.5 लाख की टोटल पंचायतें हमारे देश के अंदर बन के खड़ी हुई है। दिस इज द 3 tier स्ट्रक्चर दैट वी आर फॉलोइंग। 100 से ज़्यादा सिटी कॉरपोरेशन हैं, 1400 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, 2000 से ज़्यादा नगर पंचायत हैं, और पिछले 20-25 सालों 30 सालों में कम से कम नहीं तो 32 लाख मेंबर हर 5 साल में इलेक्ट होते हैं, यानी, और उसके 1/3 यानी कि उसमें से 13 लाख जो है महिलाएं होती हैं। इन द स्टेट असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट पुट टुगेदर वी हैव लेस देन 500 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। 500 का ये क्या बता रहा है, जैसे लोकसभा में भाई 543 आदमी है, राज्यसभा में 245 है, ये पूरा का पूरा पार्लियामेंट हो गया हमारा 788 लोगों का। और उसके बाद जो हमारे देश के जितने भी एमएलए हैं, टोटल 4,130 के या 4,120 एमएलएज हैं सारे देश के सारे विधानसभा मिला के, यूनियन टेरिटरीज और उसकी, तो देखा जाए तो टोटल 5,000 लोग हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज के मिला के। लेकिन लोकल बॉडीज जो है उसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसकी संख्या बढ़ा दी है भाई 32 लाख के करीब। दे आर ऑल ऑफ देम आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। सो हेंस ये जो 74th और 73rd अमेंडमेंट है, एक तो इसमें यूनिफॉर्मिटी आ गई है पंचायती राज और नगर पालिका में। ये जो लोकल बॉडीज हैं इज बाय इटसेल्फ ए सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, वुड क्रिएट एन एटमॉस्फेयर, प्लेटफॉर्म बनता है पार्टिसिपेशन करने का। साथ ही ये महिलाओं की जो रिजर्वेशन है उसकी वजह से विमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दिस इज एप्लीकेबल टू द सरपंच एंड द अध्यक्ष ऑल्सो। तो जो लीडर्स बन गई हैं विमेन, एटलीस्ट देर आर एटलीस्ट 200 विमेन अध्यक्ष इन जिला पंचायत, मतलब वो तो 600 का 1/3 है। तो 2,000 महिलाएं कम से कम ब्लॉक पंचायत और या तालुका पंचायत की प्रेसिडेंट हैं। 80,000 सरपंच है हमारे देश के अंदर जो कि फीमेल हैं इस साल, मतलब एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। 30 विमेन मेयर हैं कॉर्पोरेशंस में, 500 विमेन अध्यक्ष हैं म्यूनसिपैलिटीज में, कम से कम 650 नगर पंचायत दे आर हेडेड बाय द विमेन। सो महिलाओं को थोड़ा सा पावर मिला है। द विमेन हैव गॉटन अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द पॉलिटिक्स, एंड दे हैव ब्रॉट अ न्यू प्रोस्पेक्टिव एंड जेंडर सेंसिटिविटी टू द डिस्कशन एट द लोकल टेबल। अच्छा, इसके साथ साथ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की प्रपोर्शन में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनली रिजर्वेशन होती है। बड़ी सारी सी स्टेट्स ने बैकवर्ड कास्ट के लिए भी बेसिकली अपने अपनी स्टेट्स के अंदर सीटों को रिजर्व किया गया है। नाउ इंडिया में 16.2 शेड्यूल्ड कास्ट की जो पॉपुलेशन है दैट इज 16.2% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, एंड शेड्यूल्ड ट्राइब की जो पॉपुलेशन है दैट इज 8.2% ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। ठीक है, तो उसी प्रपोर्शन में देखा जाए तो कम से कम नहीं तो 6-6.5 लाख के करीब, भाई 32 लाख में से 6.5 लाख जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो सोशल प्रोफाइल है लोकल बॉडीज का वो बड़ा है, ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है समाज की। द डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स ऑब्वियसली समटाइम्स इसमें प्रॉब्लम भी हो जाती हैं, जो पहले विलेज को कंट्रोल करते थे वो पावर को इतनी आसानी से नहीं दे सकते हैं, तो थोड़ा सा इंटेंसिफाई रहता है पावर का स्ट्रगल। But tension or struggle is not always bad. Whenever there is an attempt to make democracy more meaningful, give powers
जिनको पावर पहले कभी मिली नहीं है, देयर इज बाउंड टू बी सम कॉन्फ्लिक्ट एंड द टेंशन इन द सोसाइटी। यूपीएससी एनसीईआरटी वाले बोल रहे हैं कि ठीक है, थोड़ा बहुत कलेश वलेश चलता रहना चाहिए जीवन में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट असाइंड एज मेनी एज 29 सब्जेक्ट्स टू लोकल गवर्नमेंट। और ये जो 29 सब्जेक्ट्स हैं जनरली लोकल वेलफेयर, गांवों की डेवलपमेंट नीड से रिलेटेड होते हैं। नाउ द थिंग इज दैट कि इट हैज शोन कि लोकल गवर्नमेंट्स को ये पावर तो दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास लिमिटेड ऑटोनॉमी है। नाउ द क्रिटिसिज्म बेसिकली स्टार्ट्स कि दो वी हैव क्रिएटेड इट, तो वो जो पर्पस, एग्जैक्ट पर्पस था ना 29 सब्जेक्ट्स को इनको ट्रांसफर करने का, वो कंप्लीटली पूरा का पूरा फुल फ्लेजेड पास नहीं हुआ है। मेनी स्टेट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड दीज सब्जेक्ट्स। तो लोकल बॉडीज करेगी क्या? अगर खाली बना दो और उनके पास कोई काम करने के लिए नहीं हो तो व्हाट विल, हाउ विल दे फंक्शन? तो जो ये एंटायर एक्सरसाइज है जिससे हम लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक बन जाती है। सेकंड, सम पीपल आर सेइंग कि ये जो लोकल बॉडीज बनी हैं उससे भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट की जो डिसीजन मेकिंग है उसमें कोई खास चेंज आया नहीं है, वो भी उस पुराने तरीके से चलती जा रही है। जो लोकल लेवल पर जो लोग होते हैं, दे डोंट एंजॉय मच पावर्स ऑफ चूजिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स और द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सैड, स्लाइटली सैड। लोकल बॉडीज के पास फंड्स भी नहीं है। स्पेसिफिकली द डिपेंडेंस ऑफ द लोकल बॉडीज, जो इनके पास जो पैसा आता है वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आती है। तो स्पेसिफिकली लोकल बॉडीज 0.24% रेवेन्यू कलेक्ट करती है, लेकिन कम से कम नहीं तो पूरे स्टेट का 4% से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है। सो दे अर्न मच लेस देन दे स्पेंड, दैट मेक्स देम डिपेंडेंट ऑन हु गिव्स देम ग्रांट। देखिए, किसी भी चीज़ को स्टडी करते हुए हमें उसके सारे के सारे एस्पेक्ट रखने पड़ते हैं। तो पहले वाला जो चैप्टर है इसके अंदर हमें एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बनाया जाता है, और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं इन द एंड ऑफ द चैप्टर, बेसिकली दे आर ट्राइंग टू टेल कि इनके अंदर कमियां क्या हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो फंड्स एंड फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, लोकल गवर्नमेंटल बॉडीज के कभी भी डिस्कशन के अंदर सिर्फ ये तीन चीजें जो होती हैं, इन तीन चीजों को डिस्कस करना है कभी भी जब उनका क्रिटिसिज्म करें। अगर आप कभी भी लोकल गवर्नमेंट्स, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में सोचे और प्रोग्रेस या डेवलपमेंट या उनके फ्यूचरिस्टिक वर्जन के बारे में सोचे, तो तीन ही प्रॉब्लम है। सबसे पहले उनके पास पैसे नहीं है, दे आर नॉट गिवन द एवेन्यूज टू रेज रेवेन्यू। जो उनको हल्का फुल्का छोटा मोटा रेवेन्यू रेज करने का, टैक्स लगाने की जो पावर मिली हुई है, उससे देखा जाए तो वो पूरे के पूरे 0.24% ऑफ द टोटल रेवेन्यू रेज करते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू आ रहा है 0.24%, लेकिन जो उनके हाथ में काम दिया गया है उसमें पूरे के पूरे स्टेट का 4% का खर्चा हो रहा है। मतलब कि पैसे कहाँ से आएंगे? तो दिस गैप, ये पैसा आना होता है स्टेट से या फिर सेंटर से। तो यहां पर फिर दोबारा से एक प्रॉब्लम होगी। देन द फंक्शंस, एक 29 फंक्शंस पंचायतों को देने थे, 18 फंक्शंस म्यूनसिपैलिटीज को देने थे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास में है और हर स्टेट गवर्नमेंट ये फंक्शन देना नहीं चाहती है। दैट इज द सेकंड प्रॉब्लम। एंड देन द फंक्शनरी यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, टू सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट नहीं करना है, दे शैल बी एक्चुअली ट्रेन्ड इन देयर लोकल वेलफेयर ऑल्सो। तो अभी भी जो भी लोग इलेक्ट हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिसिपेटरी या फिर एक सिंबॉलिक तरीके से हो रहे हैं, उनके पास वो एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं है। दीज पंचायत एंड द म्यूनसिपैलिटीज डू नॉट हैव द कैपेसिटी, डू नॉट हैव द एक्सपर्टीज टू हायर पीपल जो कि बेसिकली इनके काम करवा सके। सो ये तीन प्रॉब्लम्स हैं फंड्स में, फंक्शंस में एंड द फंक्शनरीज में। इफ दीज थ्री प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड, तो जो लोकल गवर्नमेंट्स का एक्चुअल ड्रीम था वो बेसिकली थोड़ा सा ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। दैट माय डियर इज बेसिकली दिस चैप्टर। ग्रेट। नाउ लोकल गवर्नमेंट के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है, यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स है, इसको तो पूछना पूछना उनके लिए श्रद्धा, उनकी श्रद्धा में रहता ही रहता है। एक चैप्टर नंबर 9th एंड द चैप्टर नंबर 10th, दीज आर दी ओनली टू चैप्टर्स रिमेनिंग। ये चैप्टर जल्दी से अब खत्म करते हैं, देन उसके बाद हमें एक फुल फ्लेजेड, यार हमें इंडियन पॉलिटी की सीरीज ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। एंड टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स ऑफ माइन आई वुड लाइक टू बी सैड अबाउट, इन द सेंस वी ट्राइड गेटिंग द परमिशन कि हम लक्ष्मीकांत करा सके, बट हाउएवर वी डिडंट गेट दैट परमिशन थ्रू। तो मतलब I don't have an explanation for this, but they didn't come, and neither the permission came for the Spectrum also. तो दोनों की परमिशन तो नहीं आई, हम उस बुक्स को तो नहीं पढ़ सकते हैं ऑन यूट्यूब, कॉपीराइट्स हो जाते हैं, वो चैनल डिलीट हो जाता है उसकी वजह से। सो अब हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, तो वी विल एक्चुअली स्टडी इंडियन पॉलिटी थ्रू माई नोट्स बना के मैं आपको सारे के सारे वो चैप्टर पढ़ा देता हूँ। आप फिर बेसिकली कोई भी बुक रेफर कर लीजिएगा। सो हम क्या करेंगे, हम 3-4 बुक्स को लेके मैं सबके नोट्स बनाऊंगा, तो जो भी पॉइंट्स होंगे जिस भी बुक्स में, वो सारे के सारे उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, great, I'll see you in the chapter number 9th. If you have some questions, still questions, ये YouTube कमेंट है, इसके नीचे कर डालो सारे के सारे, कोई भी बात जो मुझे कहनी हो। I'll see you in the chapter number 9th.